आज का मुद्दा है क्या, इसको समझने के लिए देखते हैं ये पैकेज। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 4 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें प्रदेश के 5 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 4 चरणों में होगा रण। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल है। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 7 सीटें शामिल हैं: टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल। तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 8 सीटें शामिल हैं: मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। 13 मई को मतदान का चौथा चरण होगा, जिसमें 8 सीटों पर मतदान होगा: देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा। देश की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस जीत के दावे कर रही है। मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि एक अच्छी चुनाव प्रक्रिया का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश 4 फेजों में चुनाव होगा और चारों फेजों में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतने का इतिहास बनाएगी। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, ये चुनाव बहुत खास चुनाव। पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर तैयारी चल रही है। जनता के बीच में जिन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी आई है उन्हें लेके जाने का काम करेगी और जनता के साथ बैठ के, जनता का काम करके, जनता के साथ खड़े होके जो मूल मुद्दे हैं, जो न्याय की बात माननीय राहुल गांधी जी ने करी है, उस न्याय के अधिकार की बात को जनता को दिखाने का। ऐलाने इलेक्शन हो चुका है। सियासी पार्टियां पहले से चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर अपने योद्धा उतार चुकी है, तो कांग्रेस ने अभी तक 10 सूरमा मैदान में उतारे हैं। 2019 में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा का गढ़ बचा पाई थी। 24 के लिए चुनावी महाभारत का मैदान तैयार है। योद्धा भी लाव लश्कर के साथ तैयार है। मुद्दों और आरोपों के अस्त्र शस्त्र भी तैयार हो रहे हैं। ये सब मिलाकर चुनावी रण को नया रंग जरूर देंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐलान इलेक्शन हो चुका है। जैसे हम कहते हैं ना कि ऐलान जंग हो चुका है, तो ऐलान इलेक्शन हो चुका है। और इलेक्शन भी वो एग्ज़ाम है साहब, ये तय मानिए कि आप कितने आला दर्जे के मेरिट के स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन जब तक पर्चा लिखकर आप सबमिट नहीं कर देते हैं और फाइनल आउटकम यानी नतीजा नहीं आता है, तब तक अच्छे अच्छे मेरिट वाले बच्चों के दिल धड़कते रहते हैं कि भैया किया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं टॉप 10 में रहूँगा कि नहीं रहूँगा। और दूसरी तरफ जो खिलंदड़े बच्चे रहते हैं ना, गुरु का लेना देना यार, कछु नहीं होना है, कहा कौन से पास होके क्या कर लेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं इसको किसी और दिशा में नहीं ले जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश की राजनीति के भी जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं और राष्ट्रीय राजनीति में ये एनडीए और यूपीए हो जाते हैं, जिनका नेतृत्व बीजेपी और कांग्रेस करते हैं, तो इन दोनों की धड़कनें भी इस समय परवान चढ़ रही हैं। हाँ, वो निर्दलीय और इस तरह के लोग जो जिनको कोई लेना देना नहीं, थोड़ा प्रचार खींचना है, उनको कोई लेना देना नहीं, वो 25,000 की जमानत जब्त हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये इलेक्शन किस मायने में बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इस मायने में बेहद इम्पॉर्टेंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बीजेपी खम ठोक के तीसरी बार की दावेदारी कर रही है। अब तक देश के राजनीतिक इतिहास में ये कारनामा करने वाले इकलौते प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा जी भी ये काम नहीं कर पाई थी। बाकी तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि जब नेहरू जी के अलावा कोई नहीं कर पाया, तो क्या नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, ये कर सकते हैं? ये तो 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन अब बात होगी मुद्दों की, और ये नेशनल मुद्दे हैं, इसलिए नाली, सड़क, खड़ंजा, गली, बिजली, सड़क, इसके ये मुद्दे होंगे चर्चा में। लेकिन बड़े मुद्दे होंगे, बेरोजगारी की बात होगी कि किस तरह से देश आगे जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप महंगाई कम करने के साथ साथ, अभी पेट्रोलियम डीजल की कीमत कम हुई है,
तो तमाम बातें हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। बंसल न्यूज़ के सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, चुनाव का ऐलान दलों के लिए रणनीति को आखिरी रूप देने का मौका, बेशक। सवाल नंबर 2, मिशन 24 में एमपी में बीजेपी क्लीन स्वीप का सपना पूरा कर पाएगी या छिंदवाड़ा फिर खम ठोक के कहेगा मैं अकेला रोड़ा हूं, आप नहीं कर पाएंगे पार मुझे? देखते हैं। सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में सीटों का आंकड़ा बढ़ाने में कामयाब होगी? अगर ऐसा कर पाई तो बहुत ज़बरदस्त कामयाबी होगी कांग्रेस की। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी। सर प्रणाम। युवा नेता हैं, किला लड़ा रहे हैं, धारा के प्रतिकूल नाव को खे रहे हैं, लेकिन यही साहस किसी युवा में तो कम से कम होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथी हैं मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। वो भी हैरत भरी निगाहों से इस परिवर्तन को देखते हैं और कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी। उनका बहुत स्वागत है, जो मेरी दार्शनिक टिप्पणियों पे सोचते हैं कि एंकर लोग कभी अपनी मूर्खता नहीं छोड़ेंगे। टाई लगा के, काली वाली शर्ट पहन के ऐसा समझते हैं कि सारा ज्ञान का ठेका यही लेके बैठे हैं। अब क्या करें, चौबे जी प्रणाम कर रहे हैं, दुबे जी ही हैं चौबे जी के सामने। चलिए मनोज जी, ये तो ही थोड़ी गुदगुदाने की और वातावरण को थोड़ा हल्का फुल्का करने की कोशिश, किस तरह से देखते हैं आप जिस तरह की चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश में ख़ासतौर पर अगर हम बात करें? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, मैं फिर कहूँगा कि हम वो 3 सवाल दिखाएंगे फिर। क्या ये 29 का क्लीन स्वीप आपको लग रहा है? क्योंकि अंदर की खबरें ये भी हैं कि जो कैंडिडेट दिया गया है वहाँ कमज़ोर नहीं है जी, लेकिन वैसा भी नहीं है जैसा शिवराज जी होते, जैसे कोई फिल्म स्टार होता, प्रहलाद पटेल, अनुराधा पौडवाल भी आ जाती, जी जी, तब भी कहा जाता कि टक्कर अच्छी होगी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दावा तो यही है कि टक्कर अच्छी होगी, लेकिन मुझे लगता है टक्कर अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि कमलनाथ का गढ़ है। और आप देखिए, इत्तेफाक है कि पहला जो चरण होने जा रहा है 19 तारीख को, तो उसमें वो सब हो जाएगा। जिस 29वीं सीट पर बीजेपी की नज़र है, जिस 29वीं सीट को कांग्रेस को बचाना है, वो छिंदवाड़ा 19 तारीख को, 19 अप्रैल को पहला चरण जब होगा तो उसमें आ जाएगा। लेकिन शरद जी, बड़ी अच्छी खबरें भी आज आई जब चुनाव आयोग ने बात की कि 2,10,000 से ज़्यादा 100 साल से ज़्यादा उम्र करने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में, तो ये अच्छी खबर है। ये खबर भी आई कि 12 राज्यों में महिलाओं का अनुपात बढ़ गया है, तो ये भी अच्छी खबरें आई। तो इसीलिए बहुत अलग तरह का मतदान होने वाला, सबसे ज़्यादा युवा वोटर्स वोट करने वाला है। तो दोनों दलों के सामने चुनौती है। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करें तो निश्चित रूप से बीजेपी के पास एक बड़ी बढ़त थी, तो खोने के लिए बीजेपी के पास ज़्यादा है, और कांग्रेस के लिए तो पाना ही पाना है। अब जितना एक पाले तो बेहतर, उससे ज़्यादा पाए तो अच्छा। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में मुझे लगता है बीजेपी को भी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, खासकर मंडला, खरगोन, धार। बिल्कुल, लेकिन जैसी वो कहावत कहती है मनोज की, अपना हाथ जगन्नाथ। आप अपने ही कर्म पर विश्वास कर सकते हैं। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बीजेपी के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है, तो वो गंवा देगी तो 2-4 सीटें हमारे पास भी आ सकती हैं। आपको लेना पड़ेगा, आपको छीनना पड़ेगा, आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी। यही सबसे अहम सवाल है। पंकज जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। निश्चित तौर पर तमाम बातें हुई हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ये सर्वश्रेष्ठ समय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जैसा हमने कहा, परीक्षा है, और इस परीक्षा को, अभी आपने उस परीक्षा को देखा ही है जो दिसंबर में हुई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 3 महीने ही हुए हैं। उस परीक्षा में तमाम बड़े परीक्षक ये कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सकती है, तमाम, और खुद आपके नेता ये मानते थे, लेकिन नतीजे कुछ अलग ही रहे। तो जब तक अंतिम नतीजा ना हो, दम साध के इंतजार किया जाए और मेहनत पुरजोर की जाए। आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश में जो चुनौती है 29 सीटों की? क्योंकि आपसे सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या 28 के बजाय 29? देखिए शरद जी, 29 में से 29, और कारण बहुत स्पष्ट है। जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारत ने विकास की एक नई परिभाषा निर्मित करी है, विश्वास का एक नया कीर्तिमान और प्रतिमान स्थापित किया है, वो ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि एक ऐसा विजन भारतीय जनता पार्टी ने रखा देश के सामने कि 10 साल में 14 से 24 तक के बुनियादी परिवर्तन। आज प्रधानमंत्री जी की छुट्टी सार्वजनिक है, कुछ प्रमुख बिंदुओं को उन्होंने स्पष्ट भी किया है, और आने वाले 25 साल यानी 2047 में जब हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी होगी, तब भारत किस प्रकार का होगा, उस विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। आज आप इकोनॉमी की बात करें, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज फैसिलिटी की बात करें,
गरीब मजदूर, खेत किसान, खलियान की बात करें, किस क्षेत्र में हम तो संवाद करना चाहते हैं कांग्रेस के मित्रों से कि आए और बैठकर संवाद करें। और इसी गारंटी के आधार पर, मोदी की गारंटी के आधार पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। जो कहा सो किया। 370 हटाने की बात थी, लोग कहते थे कि मारकाट हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे, देश में आग लग जाएगी। शांति के साथ 2019 से 370 हटा, आज लगभग 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और शांति और व्यवस्था जो निर्मित है जम्मू कश्मीर में सबके सामने है। राम मंदिर के निर्माण की बात थी, भारतीय जनता पार्टी 1950-51 जनसंघ के जमाने से इसकी बात करती आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये सौभाग्य मिला कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और मोदी जी को अवसर मिला प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का। वहां भी कांग्रेस ने कहा कि हम उस आयोजन में नहीं जाएंगे। क्यों? तुष्टीकरण, सीए जैसा कानून जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के उन भारतीयों के प्रति है, वो धर्म की बात नहीं है, पर कांग्रेस वहां भी दुष्प्रचार कर रही है। क्यों? कांग्रेस ने ये कहा कि सीए कानून कथित रूप से मुस्लिम विरोधी। अरे भाई साहब, मुद्दों पे हम दूसरे राउंड पे तेजी से बात कर लेंगे। तो आप उम्मीद से ही नहीं, गहरे आत्मविश्वास से भरे हैं। जी बोलिए। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री कार्यकाल के रूप में लगभग 95 दिन पूर्ण किए। ऐतिहासिक है वो दिन। इन 3 महीनों में मध्य प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी ने, हमने पहले भी कहा था विधानसभा चुनाव में, एमपी के हमने मोदी के डबल इंजन, डबल ताकत और दावा बीजेपी का 29 में से। जी हाँ जी, 29 में से 29 ये दावा। चलिए आता हूं सर। देश पूरा परिवार मोदी जी का परिवार। जी हाँ जी हाँ। अभी तो आप दूसरा राउंड है सर, बिल्कुल सही है। मोदी जी का परिवार इस बार का स्लोगन है। अवनीश जी, आपकी आंखें चिंतनशील हैं इस समय, सोच भी रहे हैं आप कि पंकज जी को क्या जवाब देना, स्वाभाविक है, और ये भी सोच रहे हैं कि किस ताकत के साथ आप खड़े होकर आगे बढ़ेंगे। जी देखिए सर, हमेशा इंसान को चिंताशील होना चाहिए, विचार करना चाहिए। बट मैं यही सुन रहा था, पंकज जी को देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सब कुछ कहा, लेकिन हर बात में मंदिर, सीएए, राष्ट्रवादी, कहीं इसमें रोजगार की बात क्यों नहीं आई? कहीं इसमें आदिवासियों की दुर्दशा की बात क्यों नहीं आई? कहीं इसमें जो बिके हुए पीएसयू है उसकी बात क्यों नहीं आई? कहीं इसमें जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो घोटाला अभी हाल ही में हुआ, चुनाव आयोग से जुड़ा है सर, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डला है, उसकी बात क्यों नहीं आई? जो व्यक्ति कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज वही 2013-14 के भाषण दे रहा है कि भाई कोलगेट घोटाला ये। अरे भैया 10 साल से आप हो, आप उन्हीं घोटालों की बात करो, 2G 3G। ये बताता है कि आता हूं कि भाजपा के पास इस बार कुछ नहीं। और बाकी शरद जी, मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, मनोज जी का धन्यवाद दे, तो मनोज जी ने बिल्कुल सटीक कहा। कम से मनोज जी ने ये माना कि 5 सीटें हम जीत रहे हैं, जबकि शरद जी हकीकत नहीं ऐसा नहीं कहा। हाँ, मैं मतलब उन्होंने हमको ऐसा नहीं कहा। हमको मतलब मनोज जी ने 5 सीटों पर ये बताया कि नहीं, गंवाने और पाने की बात की। हाँ, चलिए मैं मनोज जी को नहीं इसमें लपेटता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं साफ कहता हूँ सर कि 12 से 15 सीटें हम जीत रहे हैं। क्योंकि आप देखें सर, 12 से 15, क्योंकि आप देखें वो 16 भी हो सकती है शरद जी। क्योंकि आप देखें विधानसभा चुनाव में देखें, अगर समीकरण देखें उसमें, तो 7-8 सीटें ऐसी शरद जी जहां पर हमने लीड ली है। अगर देखा है विधानसभा के चुनाव के हिसाब से, लोकसभा हमने लीड ली। और बाकी शरद जी ये कुछ भी कहें, ये बात कर ले मंदिर की, जिसके बारे में हमारे धर्मगुरु, धर्माचार्य, अपने हमारे चारों मठाधीश, पीठाधीश क्या कह चुके हैं, मैं उस बात में जाना नहीं चाहता। बहुत चर्चा हो गई। और ना, मैं तो साफ कहता हूं भैया कि डेवलपमेंट की कब बात करोगे? जो व्यक्ति कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इतना बड़ा घोटाला। मैं सर जी, एक कंपनी है जिसके मालिक हैं सेंटियागो मार्टिन साहब, उनकी कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। उसके बारे में 23 अप्रैल 2019 को अमित शाह जी के गृह मंत्री कार्यालय से एक लेटर जारी होता पूरी स्टेट गवर्नमेंट को कि कंपनी फर्जी है, सट्टा खिला रही है, और ये तमाम आरोप। ये 23 अप्रैल की बात है शरद जी, और 23 सितंबर 2019 की। और शरद जी आप आश्चर्य करेंगे, 5 अक्टूबर 2019 को वो कंपनी 190 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। और वो बॉन्ड कहाँ गए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। सबसे ज्यादा अगर चंदा दिया है लगभग 1400 और अब 1368 करोड़ रुपए चंदा उसी ने दिया। सट्टा खिलाने वाली कंपनी, ऐसी कई कंपनी शरद जी, और ये सारी काले कहीं ना कहीं मोदी जी की देखरेख में हुई है। भला हो, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने ये माना कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और आज उनकी ही फटकार पर बोलिए पंकज जी, बोलिए पंकज जी, संक्षेप में, लेकिन संक्षेप में। जी, मुझे पता है कि कांग्रेस हार की हताशा में झूठ बोलती है।
अभी तक कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ये स्पष्ट नहीं कि किस पार्टी को किस दानदाता ने कितना पैसा दिया। ये झूठा आरोप है। 6,000 करोड़ यदि बीजेपी को मिले तो प्रतिपक्ष को 12,000 करोड़ रुपए मिले। कैसे मिले, क्यों मिले, किस आधार पर कह रहे हैं कि किसी ने बीजेपी को दिया, किसी ने बीजेपी को दिया, कौन सा आधार है? अभी तो वो डिस्क्लोज नहीं हुआ। फैक्ट्स मैं नहीं कहता कितने अधिकृत हैं, लेकिन पंकज जी जो कह रहे हैं ये बात आंकड़े कह रहे हैं कि 6,000 करोड़ के आसपास बीजेपी को मिला है और नॉन बीजेपी अपोजिशन को ये राशि 12,000 के आसपास। 58% जो चंदा है सर, 58% जो चंदा है। एक मिनट पंकज जी, एक मिनट पंकज जी, आपको पूरा, इसके बाद आपका समय, बोलिए जल्दी सर। 10 सेकंड में सर 58% चंदा बीजेपी को मिला है और 42% में पूरा प्रतिपक्ष है। कांग्रेस पार्टी को मात्र 1,300 करोड़ रुपए चंदा मिला है। हम तो ओपन करने के लिए तैयार हैं, आप ओपन करिए ना। पंकज जी शरद जी ये कह रहे हैं ओपन करने के लिए तैयार हैं हम। शरद जी जी ओपन है जी, ये चुनाव आयोग के अकाउंट में है। किसने किसको पैसा लिया? नहीं भैया, और स्टेट हमारा बैंक ने कोई वो नंबर नहीं दिया। आ जाने दीजिए बात उनकी, नहीं तो फिर हम बहस में उलझ जाएंगे जी। कल अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चीजें सामने आने दीजिए। ये घोटाला करने वाले लोग, तुष्टीकरण करने वाले लोग, परिवारवादी लोग, इनको हर जगह घोटाला नजर आता है। किस आधार पर मिला, कैसे नाम लेकर किसका कह रहे हैं, क्योंकि अभी चीजें है नहीं सामने। ये सीए पर झूठ बोलते हैं, राम मंदिर पर झूठ बोलते हैं, विकास के मामले पे आ जाओ, देश की हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 5वें नंबर की है। विदेशी मुद्रा भंडार देख लीजिए, पूरे देश की, दुनिया की इकोनॉमी करा रही है, भारत की इकोनॉमी को सराह रहे हैं। 6.8 क्लोज टू 7% इकोनॉमी है। विदेशी मुद्रा भंडार, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर, ढेरों उपलब्धियां हैं सर। 65-70 साल नहीं हुआ, वो 10 साल में हुआ। पंकज जी इसमें ना उलझ जाएं, और भी मुद्दे हैं, वो बोल लीजिए जल्दी से आप जी। हग इन्फोटेक पाकिस्तान की कंपनी है। मेरा सवाल इतना है, उसने 400 करोड़ के बॉन्ड कैसे खरीद लिए? बस ये मोदी सरकार की देखरेख में, मतलब भारत में पाकिस्तान की कंपनी 400 करोड़ के बॉन्ड कहां से खरीदती है? इसका जवाब इस पर श्वेत पत्र मोदी सरकार को देना चाहिए। बाकी सर चलिए आज हम चंदे पर और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्शंस पे बात कर रहे हैं। चीन से चंदा कांग्रेस का गोरख धंधा। अरे भैया 1200 करोड़ राम के नाम पे खाली हो, आप दोनों के पास फोरम है, आप दोनों के पास फोरम है कि आप ये बताएं देश की जनता को कि किसको कितना चंदा मिला। हमको नसीहत दे रहे हैं, ओपन कर दो। जो 58% चंदा आप लिए हो। मनोज जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे ये समझाइए, मुझे जरा ये समझाइए, मैं दोनों ही पार्टियों को सुन रहा हूँ। गोरख धंधा। और अभी बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी मैं सुन रहा था एक मीडिया इंटरैक्शन में, तो उनसे भी कुछ यही बात पूछी गई थी कि उन्होंने कहा कि इंटरप्रिटेशन किया, उन्होंने सवाल पूछे जाने वाले जो पत्रकार थे उन्होंने कहा आप ये मत सोचिए कि 370 ट्रिपल तलाक और इन तमाम मसलों पर ही हमारी उपलब्धि है और हम इसी के सारे चुनाव जीतने जा रहे हैं। सवाल ये है कि ये अब बीजेपी आगे क्या प्रस्तुत कर रही है सामने, क्या रोड मैप देश को दिखा रही है, और यही कांग्रेस के सामने सवाल है। क्या आप यही कहेंगे औद्योगिक घराने, ये भ्रष्टाचार, महंगाई पर नियंत्रण, आप दोनों सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो आप जनता को क्या बता रहे हैं कि जनता को आप 2024 से लेकर 2029 का कौन सा भारत देने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत की बात कर रही है और राहुल गांधी, दोनों दलों की अपनी गारंटियां शरद जी, लेकिन बहुत दिलचस्प चुनाव है। न्यायतंत्र अपना काम कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात हो रही, लेकिन अब बारी है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र का अधिकार युवाओं के पास है, वोटर्स के पास। और मुझे लगता है अभी थोड़ी देर पहले ही मैं करीब 50 युवाओं से बात किया होगा अलग अलग जाकर, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी को नहीं समझ रहे हैं, वो कांग्रेस को नहीं समझ रहे हैं, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को नहीं समझ रहे हैं, या वो विकसित भारत को नहीं समझ रहे हैं। वो सब कुछ समझ रहे हैं और वो अपने हिसाब से निर्णय देने की क्षमता रखता है। आपने क्या ये भी महसूस किया, आपके शो हम सभी देखते रहते हैं निरंतर, क्या आपने ये भी महसूस किया कि एक बहुत साफ तौर पर डिवाइड भी है, खासतौर से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में अगर हम बात करें बीजेपी के समर्थन में? क्योंकि मैंने उस शो को देखा, अधिकांश युवा मोदी जी के प्रति बिल्कुल एक धारा में बहते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। इसीलिए शरद जी, हम लोग जब जाते हैं तो दोनों की बात करते हैं, हम तो खुद आगे बढ़कर बात करते हैं कि राहुल गांधी में आप क्या देखते हैं, मोदी में क्या देखते हैं, और दोनों की तुलना भी उन्हीं से करवाना चाहते हैं, हम नहीं कहते। तो निश्चित रूप से उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं, अलग अलग शहरों में या लोकसभा में जाते हैं, तो मोदी के प्रति युवाओं का रुझान, जिस युवा बेरोजगारी या रोजगार की बात कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा क्या रोजगार नहीं मिला, तो एंटरप्रेन्योर कई मुझे वहां दिखाई दिए, उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि बहुत अलग तरह का इलेक्शन चुनाव होने जा रहा है, और अब तो सब कुछ
जनता के हाथ में ही है। आप भी बताइए, वो भी बताएंगे, आपकी गारंटी उनकी गारंटी, लेकिन गारंटी लोकतंत्र का युवा पंकज जी, मतदाता जितने भी प्री पोल सर्वे अभी तक आए हैं वो सब बीजेपी के लिए 350 के आसपास का प्लस का फिगर लेकर सामने आए हैं। एनडीए की मैं बात करूं जिसकी नेतृत्व करता बीजेपी है। दक्षिणी एक ऐसा पैरामीटर है जहां कुछ समय पहले एक प्री पोल सर्वे हुआ था, तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ध्यान है राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले 3% आगे थे। करीब करीब 37% शायद प्राइम मिनिस्टर थे और 40% के आसपास राहुल गांधी जी। तो दक्षिण का भी किला ये एक बड़ी चुनौती अब तक बीजेपी के लिए है और यही वजह भी है कि राहुल गांधी जी को अपने पारंपरिक क्षेत्र को छोड़कर वायनाड जाना पड़ा है, क्योंकि वो एक सुरक्षित गढ़ है, खासतौर से केरल और तमिलनाडु की मैं बात करूं। किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि दक्षिण पर जब तक आपका प्रभाव नहीं होगा आप 350 प्लस के सपने को बहुत राहत भरी सोच के साथ नहीं देख सकते। देखिए शरद जी, अभी भी दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को तुलनात्मक रूप से उतनी सीटें नहीं मिली, पर फिर भी यदि एनडीए की बात करें तो 353 सीटें आज एनडीए की, बीजेपी प्लस एलायंस की 543 में से, और कांग्रेस पार्टी की टोटल 44 सीटें आउट ऑफ 543, जिसमें से 15 सीटें केरल में कांग्रेस पार्टी की, यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे देश में मात्र 29 सीटों पर है। एक राज्य केरल में 15 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है, वहां भी तुष्टीकरण के आधार पर। इसीलिए आप देखिए कि वो उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का बड़ा राज्य, जहां फिरोज भाई के परिवार से नेहरू जी के जमाने से लोग जीतते चला, चाहे फूलपुर हो, इलाहाबाद हो, रायबरेली, अमेठी, वहां से पलायन करना पड़ा। प्रियंका गांधी तक साथ नहीं जुटा पाई कि रायबरेली से मैदान में आ जाएं। राहुल गांधी पलायन करके वायनाड जा चुके हैं, सबके सामने किस्सा है। ये स्थिति दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी कोशिश करी देश को बांटने की, 47 में देश को बांटा, अब सत्ता के लिए फिर बांटने को तैयार है। आप उम्मीद करते हैं दक्षिण भारत भी अच्छे नतीजे देगा आपको? जी सर, दक्षिण भारत भी अच्छे नतीजे देगा पंकज जी, उम्मीद है आपको पूरी? संपूर्ण भारत में सर 140 करोड़ लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की विकास की गाथा और अगले 25 साल का स्वर्णिम भारत का विजन सबके सामने है। और इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं पूरे भारत से कि अब की बार फिर मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, और ये सब मुमकिन तभी है जब मोदी है तो मुमकिन है, और पूरा भारत मोदी जी का परिवार है, दक्षिण भारत भी हमारा परिवार है। चलिए, मेरे पास कुछ फिगर्स भी आ गए हैं, क्योंकि विषय उठा पंकज जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़े फिगर हैं। बीजेपी की बात करें तो 6000 समथिंग करोड़ जो है बीजेपी के लिए है, टीएमसी के लिए 1609 करोड़ है, कांग्रेस के लिए 1421 करोड़ है, बीआरएस के लिए 1214 करोड़ है, बीजेडी के लिए 775 करोड़ है। तो विपक्ष को कुल 5019 करोड़, ऐसे आंकड़े एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के सोर्स से ये बात सामने आई है। कितनी क्रेडिबल है, कितनी क्रेडिबल नहीं है, हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी हमें इंतजार करना चाहिए इस पे कूदने पर, किसी नतीजे पर। हाँ पंकज जी, बोल लीजिए कुछ सेकंड से, क्योंकि रिएक्शन लूंगा जल्दी से। 44 सांसदों वाली पार्टी को 1400 करोड़ जी, और 303 सांसदों वाली पार्टी को 6000 करोड़। चलिए बोल लीजिए, अब बोलने दीजिए इनको जी, बोलिए बोलिए। ये एक बड़ा एक विचित्र तरह का, हम तो साफ कहते चुनाव मुद्दों पर लड़िए। 4400 सांसद, मतलब जिसका कोई सांसद है उसको क्या चंदा नहीं मिलेगा? कैसी बात करते हैं आप? आपके जब 2 सांसद थे तब भी आपने 1200 करोड़ रुपए चंदा खाया ना। निर्मोही अखाड़ा ने कहा इस बात को, हम नहीं कह रहे। बाकी हम साफ कह रहे हैं चुनाव मुद्दों पर लड़िए। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है शरद जी, हम यहाँ चुनाव आदिवासियों की दुर्दशा पर, महिला सुरक्षा पर, किसानों के साथ हो रहे अत्याचार पर, और सबसे बड़ी बात रोजगार पर। मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति है शरद जी कि यहाँ पिछले 7 साल से सब इंस्पेक्टर की भर्तियां नहीं हुई हैं, 2012 से यहाँ शिक्षा विभाग में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो हम इन्हीं सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी करती रहे मंदिर मस्जिद, और फिर हम पे तुष्टीकरण के आरोप लगाती है, जबकि तुष्टीकरण के सबसे बड़े स्रोत भारतीय जनता पार्टी है। तुष्टीकरण नहीं करेंगे तो ये 0 पर पहुंच जाएंगे। चिंता मत करें, उत्तर भारत और साउथ। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया अवनीश बुंदेला जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो बेहिचक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रिटोरिक जिसको कहा जाता है कि आप एक ही बात को बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं, वो दोनों पार्टियों की तरफ से शायद नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से एक बार मुझे याद है अनुपम खेर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर कलाकार मुंबई में अपनी कहानी सुनाता है कि मैं फुटपाथ पे सोता था, इधर से वड़ा पाव खाता था, जेब में पैसे नहीं होते थे, बहुत स्ट्रगल किया है, तो किसी को आनंद नहीं आता है। अगर आप कहेंगे कि क्या था कर लिया, या ये गड़बड़ है, नहीं सर, आगे देखना ना सर,
कही था भारत बनेगा सर, सुंदर भारत, विकसित भारत, और दोनों पार्टियों का योगदान है सर इसमें। तो दोनों पार्टियों को छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, 2024 से 29 के बीच हम सब मिलकर लिखेंगे नए हिंदुस्तान की कहानी। इस विजन के साथ सामने आना चाहिए।